डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे और एक गैस लॉ जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ जो है इसको हम शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं AVN, यानी एवोगैड्रोज लॉ टेल्स अस या शोज अस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमने जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि इनके बीच में हम रिलेशन निकालते हैं जिन्हें हम गैस लॉज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ये रिलेशंस दी गई हैं जिन्हें हम गैस लॉज कहते हैं। अब अगर मुझे बताना हो कि एवोगैड्रोज लॉ क्या है, एवोगैड्रोज गैस लॉ क्या है, तो ये रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब इन चार में से मुझे रिलेशन निकालने है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच, तो फिर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देता हूँ। क्या रखता हूँ? टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट। अब देखो ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि इन एवोगैड्रोज लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने गैस के मोल्स आप ज़्यादा लाएंगे उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मगर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि जो एवोगैड्रोज कहता है वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all the gases, equal volumes of all the gases at same temperature and pressure, contain same number of moles or molecules। या मैं ऐसे लिखूंगा, equal volumes of all the gases contain सेम नंबर ऑफ मोल्स, लिखूंगा मोल्स और मॉलिक्यूल्स, ये मैं बताऊंगा बाद में क्यों। मॉलिक्यूल्स, मोल्स और मॉलिक्यूल्स अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो कोई भी गैस लाओ और कोई भी गैस, उनके अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम भी उनका सेम होगा, या उनको अगर हम सेम वॉल्यूम में रखेंगे तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है, ये कहता है कौन सा? एवोगैड्रोज लॉ। अब मैं आपसे एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये जो लॉ है ना, ये सबसे ज़्यादा फिट होता है एक पॉइंट पे, एक जगह पे, जिसे हम कहते हैं STP। देखो एज पर दिस लॉ, या इस लॉ का एक मैं बताऊंगा, ये एक एप्लीकेशन ये है कि इसको हम आइडियल कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं इस तरह कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखना STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक मोल जो है, वन मोल ऑफ गैस occupies 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मसला ख़त्म। यानी आप कोई भी गैस लाओ, ठीक है, आप उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखो, तो एक मोल गैस अगर हम लेंगे, किसी भी गैस का एक मोल, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर्स। ये बात याद रखना। क्लियर? शाबाश। अब हम इस लॉ को फिर से देखते हैं। मैंने ये कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बताया इसने, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ठीक, इसको मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताऊंगा आपको। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम
इज इक्वल टू के इंटू एन। के क्या है? ये कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम v वर्सेस n ग्राफ बनाएंगे, v वर्सेस n बनाएंगे ग्राफ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा उतना वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये याद रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन है। अब मैं आपको और एक रिलेशन बताता हूं, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। मैंने ये कहा ना, मोल्स आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। शाबाश। देखो, अगर हमारे पास में सपोज एक गैस है, एक गैस E, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें n मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल n मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स को हमें कन्वर्ट करना है मोल्स में। यानी हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास में 100 सेब हैं या 100 अंडे हैं या 120 अंडे हैं, हम इनको डजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डजन में ये कितने दर्जन है? 120 अंडे कितने दर्जन है? तो हम क्या करेंगे, हम दर्जन से डिवाइड करेंगे इसको। जैसे 120 को 12 से डिवाइड कर दो, समझ में आया ना, तो 10 डजन मिल जाएंगे आपको। इसी तरह से अगर आपके पास में मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और आप इनको मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर रहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, n है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो हमें इससे मिल जाएगा ये। तो इससे ये पता चल जाता है कि n जो है n, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने मोल्स भी ज्यादा होंगे। समझ में आया ना? जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने मोल्स भी ज्यादा होंगे। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन एवोगैड्रोस लॉ क्या है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, देन वी कैन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई? तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, मैंने अब हमारे पास में जो रिलेशन है, रिलेशंस हमारे पास में जो इक्वेशंस आ गई, उसमें से एक इक्वेशन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और दूसरा आ गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कैपिटल N। ये मॉलिक्यूल्स है, ये मोल्स है, बस ये फर्क। ठीक है, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक डजन में 12 अंडे रहते हैं या 12 सेब या 12 संतरे, जो भी आप खाना चाहते हैं, वो 12 रहते हैं। ठीक, शाबाश। यहां तक तो क्लियर है? अब देखो, मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में। ये लॉ जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, v इज इक्वल टू के एन, है ना, या मैं कहूंगा v बाय n इज इक्वल टू के। ठीक, फिर मैं लिखूंगा v1 बाय n1, वो भी k के बराबर आएगा, यानी कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो है वो कांस्टेंट है। या अगर हम कंडीशंस चेंज भी करते हैं, सपोज वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं या नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी दूसरी कंडीशन लेते हैं, v2 बाई n2, ये भी कांस्टेंट है, ये भी k है, कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि v1 बाई n1 इज इक्वल टू v2 बाई n2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, है ना। v1 बाई n1 इज इक्वल टू v2 बाई n2, स्मॉल n2। बात समझ में आ गई? शाबाश। इसका और एक मतलब भी है। देखो,
अगर V1 या सपोज अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, यानी N इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N2, इफ N1 इज इक्वल टू N2, यानी मोल्स बराबर है, तो फिर इनका वॉल्यूम भी बराबर होगा, है ना, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यही है ना इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर मोल्स बराबर है तो उसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि इनका वॉल्यूम भी बराबर होगा। देयरफॉर V1 विल बी इक्वल टू V2। बात समझ में आ गई? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो आसान है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, मैं लिखूंगा यहां पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फोर या इक्वल वॉल्यूम्स नहीं भी लिखे चलता है, 4 आइडेंटिकल वेसल्स। अगर इक्वल वॉल्यूम नहीं भी हुआ, सिर्फ आइडेंटिकल रहा, तो समझ लेना कि इनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल वेसल्स कंटेन H2, CO2, O2, सॉरी CO2 हो गया, O2 है, जब मैं इसको ऐसे रेड कलर से लिखता हूँ, O2 है, और CH4 गैसेस, ठीक। These gases are present in 4 different vessels but with identical volume। मैं बोलूँगा आइडेंटिकल वेसल्स, ठीक। आपको क्या करना है, फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, मोल्स या मोल रेशो बोलूंगा मैं, ठीक। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स रेशो निकालना है इसका, और उसके बाद में एटम्स का रेशो बताना है, रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट इन द सेंस, इससे थोड़ा सा आपको मतलब आपको एक आइडिया मिल जाता है, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। हमारे पास में H2 गैस है, CO2 गैस है, O2 गैस है, और CH4 गैस, ठीक। देखो पहले मोल रेशो, अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, तो इसका 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल, तो इनका मोल रेशो सेम होगा, 1 मोल। क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम सेम है, तो इनका जो मोल रेशो है वो 1:1:1:1 होगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रेशो में होंगे, है ना, एक ही रेशो में होंगे, यही रेशो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी, 1:1 रेशो। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल्स, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं एटम्स की बात करूं, देखो इसमें एटम्स है 2 इसमें आएगा 3:2:5, ये एटम रेशो है। क्योंकि इसकी एटोमिसिटी अलग है, इसकी एटोमिसिटी 2 है, हालांकि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें सेम होंगे अलग अलग वेसल्स में, लेकिन एटम्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है 2 एटम्स का, और जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बना है 3 एटम्स का। अगर हम एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लेंगे, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का लेंगे, तो मैं बोलूँगा मॉलिक्यूल रेशो तो सेम है, लेकिन एटॉमिक रेशो सेम नहीं है। इस तरह से ऑक्सीजन का रेशो, उसमें 2 एटम्स है, और मीथेन में हमारे पास में 5 एटम्स है, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आप एवोगैड्रोस लॉ में ये बात याद रखना कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस occupies 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ये हम आगे यूज़ करेंगे, और इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन,
वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो फिलहाल आज इतना ही।